डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट में दो केस है, ये हो गया अर्थ, और एक स्टार मान लो हमारे अर्थ के पास आ रहा है और एक स्टार अर्थ से दूर जा रहा है। तो ये दो केस हो गए, एक स्टार हमारे पास में आ रहा है और एक बार स्टार हमसे दूर जा रहा है। तो सपोज यहां से जो लाइट ये एमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है और फ्रीक्वेंसी एफ है, और यहाँ पर ये जो लाइट एमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ लैम्डा और फ्रीक्वेंसी एफ है। दीज आर द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। लेकिन जब ये स्टार हमारे पास में पहुंच रहा है और यहां से जब ये लाइट एमिट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी, अपीरेंट फ्रीक्वेंसी जब स्टार हमारे पास में आ रहा है तो उसकी अपीरेंट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, बढ़ी हुई रहेगी। वेवलेंथ कैसी रहेगी, कम रहेगी। और जब कोई स्टार हमसे दूर जा रहा है तो यहां से जब लाइट हमारे पास पहुंचेगी तो उसकी जो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर अर्थ पे हमको जो रिसीव होगी वो कैसी रहेगी, फ्रीक्वेंसी कम रहेगी और वेवलेंथ ज्यादा रहेगी। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें सर। तो जब कोई स्टार हमारे पास आ रहा है, हाँ बोलो सर, वेवलेंथ ज्यादा और फ्रीक्वेंसी कम क्यों रहेंगे? ये बेटा कैलकुलेशन के कारण होता है, मतलब अपीरेंट चेंज होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। एक्चुअल में हम जब साउंड वेव में डॉपलर्स इफेक्ट पढ़ते तो वहां पे इसमें बहुत डिटेल में डिस्कशन करते कि क्यों ऐसा होता है। तो मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं आऊंगा, बस मैं यहाँ पे फॉर्मूले बता देता हूँ। और वेव मोशन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे कैलकुलेशन करके अपन देखेंगे, ठीक है, समझ गए या नहीं? हाँ सर, ठीक है। माइक म्यूट करो बेटा। तो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो अपन देखेंगे साउंड वेव में। यहाँ पे मैं सिंपल सिंपल सा बता देता हूँ सीधे। लाइट के लिए जो डॉपलर इफेक्ट है उसके कैलकुलेशन, VR इज द वेलोसिटी ऑफ स्टार रिसीडिंग और मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ। एंड ये जो हमने VR देखा ना, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड है। और जो लैम्डा एंड एफ हमने डिनोट किया, दैट दीज आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। तो जब ये यहां से ये वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पहुंचेंगी, या लाइट जब यहाँ पे पहुंचेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और वेवलेंथ कम हो जाएगी। ऐसे जब यहाँ से लाइट इधर पे पहुंचेगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और वेवलेंथ बढ़ेगी, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम में यहाँ पे वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। तो जब कोई स्टार हमारे पास आता है, वेवलेंथ डिक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो हम बोलेंगे कि ये ब्लू शिफ्ट है। फ्रीक्वेंसी बढ़ना मतलब लोअर एंड की तरफ शिफ्ट होना या वेवलेंथ डिक्रीज होना। तो ये जो केस होता है दिस इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट। और जब कोई स्टार हमसे दूर जाता है तो वेवलेंथ बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। तो ये वाला जो फिनोमेना है, जब कोई स्टार हमारे पास आता है तो उससे आने वाली लाइट के स्पेक्ट्रम में अपीरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वेवलेंथ डिक्रीज होती है, इसको बोला जाता है ब्लू शिफ्ट। और जब कोई स्टार हमसे दूर जाता है और जब हम उसके आने वाले लाइट के स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं तो वहां पे उसकी वेवलेंथ बढ़ती हुई हमें आती है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये रेड शिफ्ट है, ठीक है। ये टर्म्स है यहाँ पे। अब कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो इस तरह से है, देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो जो फार्मूलेशन आएंगे, डेल्टा एफ अपॉन एफ, दिस इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, इज इक्वल्स टू VR अपॉन C एक, और जो दूसरा पार्ट है दैट इज डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा विथ नेगेटिव साइन इज इक्वल्स टू VR अपॉन C। And what is C here? C is speed of light. C is speed of light. यहाँ नेगेटिव साइन क्यों लिखा मैंने, देखो यहाँ डेल्टा एफ का मतलब एफ डैश माइनस एफ और डेल्टा लैम्डा का मतलब है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। यहाँ पे एफ डैश का मतलब क्या हुआ, दिस इज अपीरेंट फ्रीक्वेंसी, ये अपीरेंट फ्रीक्वेंसी है। एंड लैम्डा डैश का मतलब क्या हो गया, दिस इज अपीरेंट वेवलेंथ। तो जो कैलकुलेशन करोगे भाई फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आया, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज हुआ, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू VR अपॉन C। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही है तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा दैट इज माइनस डेल्टा एफ अपॉन एफ इज इक्वल्स टू
VR अपॉन C, एंड यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज होती तो दिस इज प्लस डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू VR अपॉन C। ये जो फार्मूले मैंने लिखा हूं ये विदाउट प्रूफ लिखा मैंने, बस इसका ध्यान रखना, सीधे सीधे आपको ये लॉजिक लगा के लिख लेना है, ठीक है। प्रूफ की हमको जरूरत नहीं है, बस सीधे सीधे लिखना है। हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, सीधे सीधे लिखना विदाउट प्रूफ, ये डायरेक्ट डायरेक्ट लिखो मैंने। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही तो वो प्लस डेल्टा एफ अपॉन एफ इक्वल्स टू VR अपॉन C, और पहले वाले केस में वेवलेंथ डिक्रीज हो रही इसलिए मैंने वहां माइनस का साइन ले लिया। सेकंड वाले केस में देखो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही इसलिए माइनस ऑफ डेल्टा एफ अपॉन एफ इक्वल्स टू VR अपॉन C, और वेवलेंथ इंक्रीज हो रही इसलिए प्लस डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू VR अपॉन C। एक न्यूमेरिकल बताता हूँ, उससे आपके दिमाग में ये चीजें फीड हो जाएंगी, ठीक है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए? यस सर। अब एक क्वेश्चन अपन करते हैं, क्वेश्चन कैसे होते हैं इसमें। Now this is page number 2. This is page number 2 और क्वेश्चन ये ले रहा हूं मैं इसमें कि सपोज दिस इज द अर्थ, यहां पर एक स्टार ये अर्थ के पास आ रहा है, ठीक है, अर्थ के पास आ रहा है ये, और इसकी जो वेलोसिटी है अर्थ के पास आने की दिस इज इक्वल्स टू 5 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये अर्थ के पास रिसीव कर रहा है, और यहां से ये जो वेवलेंथ एमिट कर रहा है लाइट की दैट इज इक्वल्स टू 5000 एंगस्ट्रॉम। तो अर्थ पर अपीरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और अपीरेंट वेवलेंथ कितनी होगी, या फ्रीक्वेंसी में चेंज कितना होगा एंड वेवलेंथ में चेंज कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ गए? कोई स्टार अर्थ के पास आ रहा है, कितनी स्पीड है इसकी 5 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ कितनी है यहाँ पे इसकी दिस इज इक्वल्स टू 5000 एंगस्ट्रॉम। तो अर्थ में हमें इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी इसके लाइट की और कितनी वेवलेंथ रिसीव होगी ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लो, इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, दिस इज इक्वल्स टू C by लैम्डा, एंड C is 3 into 10 to the power 8 meter per second, and wavelength is 5 into 10 to the power minus 7 मीटर, क्योंकि एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है तो ये कितना बचेगा, दिस इज 0.6 into 10 to the power 15 हर्ट्ज, या 6 into 10 to the power 14 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी। अब ये इसके पास आ रहा मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और वेवलेंथ रिड्यूस होगी, तो डेल्टा एफ अपॉन एफ इज इक्वल्स टू VR अपॉन C। सो डेल्टा एफ विल बी VR बाई C इनटू फ्रीक्वेंसी। अब आप कैलकुलेट कर लो डेल्टा एफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, VR कितना दिया आपके पास में 5 into 10 to the power 6 डिवाइडेड बाय, और स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power 8, एंड फ्रीक्वेंसी कितनी इसकी 6 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये कितना हो गया 5 into 10 to the power 6 into 2 into 10 to the power 14 डिवाइडेड बाय 10 to the power 8। तो ये कितना बच रहा बेटा, 5 2 जा 10 into 10 to the power, ये हो गया 20, 20 में से 8 गया 12, and the change in frequency is 10 to the power 13 hertz, या फिर आप इसको 0.1 into 10 to the power 14 hertz लिख सकते हो कि नहीं? समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर।
तो फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ेगी तो फिर वैल्यू कितनी आएगी? फ्रीक्वेंसी अगर इतनी बढ़ेगी तो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आएगी? डेल्टा एफ कैलकुलेट कर लो यहाँ पे। डेल्टा एफ मतलब एफ डैश माइनस एफ, so f dash is equals to f plus delta f. So actual frequency is 6 into 10 to the power 14 or delta f is 0.1 into 10 to the power 14. So after solving it is 6.1 into 10 to the power 14 hertz. मतलब यहाँ जो frequency receive होगी वो कितनी होगी? 6.1 into 10 to the power 14 hertz के बराबर रिसीव होगी। अब कैलकुलेशन बचा इसके वेवलेंथ का, ये समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? सीधे सीधे कैलकुलेशन है, कोई लॉजिक नहीं है, डायरेक्ट ध्यान रखना है। अब वेवलेंथ के लिए कैलकुलेशन करना है, ठीक है? तो ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन। अब वेवलेंथ के लिए करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिए क्या? Yes, sir. नाउ पेज नंबर 3। अब वेवलेंथ के लिए कैलकुलेशन, क्योंकि वेवलेंथ डिक्रीज होती तो माइनस डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू वी आर अपॉन सी। तो वेवलेंथ में जो चेंज है वो भी आप इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज पेज नंबर 3। So minus delta lambda equals to VR upon C into wavelength, and ये वैल्यू कितनी है? VR is 5 into 10 to the power 6 divided by 3 into 10 to the power 8, and wavelength is 5000 angstrom. So 5 into 10 to the power minus 7 meter. So after solving 25 by 3 10 to the power, ये कितना बचेगा? -1। सॉल्व करने में कितना आ गया ये? दिस इज -9 मीटर, या फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 3 8 जा 24 और बचा 1, 3 3 जा 9, 8.33 10 टू द पावर -9 मीटर, और इट इज 83.3 into 10 to the power -10 मीटर, या फिर 83.3 एंगस्ट्रॉम। So change in wavelength is -83.3 angstrom, मतलब वेवलेंथ में इतनी की कमी आएगी। तो जो एक्चुअल वेवलेंथ है वो कितनी होगी? अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो। सो डेल्टा लैम्डा मतलब लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, सो लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा प्लस लैम्डा। तो ये कितना हो गया? -83.3 प्लस 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे अपीरेंट वेवलेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। समझ गए कैलकुलेशन? कैलकुलेशन समझ गए या नहीं? हेलो, कैलकुलेशन समझ गए? यस सर। बहुत सिंपल है कैलकुलेशन। तो एक बात ध्यान रखना, अगर कोई स्टार अर्थ के पास आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उससे आने वाली लाइट की और वेवलेंथ कम होगी। अगर कोई स्टार हमसे दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी और वेवलेंथ बढ़ेगी। तो ये जो टर्म लिखे ना अपन ने, डेल्टा एफ अपॉन एफ इक्वल्स टू वी आर अपॉन सी, या डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू वी आर अपॉन सी, इसको याद रखना। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो प्लस और वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो माइनस। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी में माइनस और वेवलेंथ में प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? कर लोगे कैलकुलेशन अब इसके? चलो एक क्वेश्चन में ऐसा लेता हूँ कि भाई स्टार की स्पीड कितनी ये बताना है। ये मिटा देता हूँ मैं इस पेज को। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए? हेलो, ले लिए स्क्रीनशॉट? Yes, sir. ले लिया। अब एक क्वेश्चन ऐसा ले रहे हैं हम यहाँ पर। नाउ दिस इज पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 देखो अभी ना। पेज नंबर 4 क्वेश्चन है, इफ जो वेवलेंथ में चेंज है इट इज +20 एंगस्ट्रॉम है, एंड एक्चुअल वेवलेंथ दी हुई है सपोज 5000 एंगस्ट्रॉम, देन
find VR. अब whether star is receding or moving away from Earth, whether star is receding or moving towards Earth, moving towards अर्थ. रिसीडिंग मतलब दूर जाना, मूविंग टुवर्ड्स अर्थ मतलब पास आना. तो क्या हो रहा है इसमें, वेवलेंथ बढ़ती हुई लग रही है आपको. स्टार की जो रिलेटिव स्पीड है अर्थ के रिस्पेक्ट में वो कैलकुलेट करना है और ये सोचना है कि स्टार हमारे पास में आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है. समझ गए क्वेश्चन? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? यस सर. तो वेवलेंथ क्या हो रही है यहाँ पे, wavelength since delta lambda is positive, therefore star is moving away from earth. स्टार अर्थ से दूर जा रहा है. ये मान लो हमारी अर्थ हो गई यहाँ पर और स्टार हमसे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर दूर जा रहा है विथ रिलेटिव वेलोसिटी vr. तो अब आपका कैलकुलेशन क्या है, जब स्टार हमसे दूर जाता है तो वेवलेंथ बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है. तो फार्मूला क्या आएगा यहाँ पे, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू वीआर अपॉन सी. सो देयरफॉर वीआर इज इक्वल्स टू, इसके बराबर जाएगा यहाँ पे डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इनटू सी. कर लोगे कैलकुलेशन, दिस इज 20 अपॉन 5000 इनटू 3 इनटू 10 टू द पावर 8. कर लोगे कि नहीं? हेलो, अरे कर लोगे, स्पीड निकल जाएगी. हेलो, क्या नाम था, शांतनु, हो जाएगा सॉल्व बेटा? शांतनु, शांतनु. यस सर. ठीक है, कैलकुलेशन कर लोगे, बस इतना ही है. हाँ सर. डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट, अभी समझ गए इतना, डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट. यस सर. देख रहे हैं एनिमेशन? हेलो, यस सर. देखो उससे पोलराइजर से जब लाइट पास हो रही है तो जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में कन्फाइंड हो जाते हैं. ये देखो इस तरह से होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और दोनों साइमल्टेनियस होती हैं. ठीक है,
इसको देखना थोड़ा। अभी समझ गए ये? हेलो हेलो, समझ गया बेटा इसको, पोलराइजेशन को? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव देख रही है, एक ट्रांसवर्स वेव देख रही है ना इस पे। ये देख लिए अभी? हेलो हेलो, देखा अभी इसको जो? एंगल चेंज करने के कारण लाइट की इंटेंसिटी कम हो रही थी क्या? हाँ, एंगल चेंज करने के कारण लाइट की इंटेंसिटी चेंज हो रही थी। अभी इसी पे आ रहा है ना अपन अभी। वो वीडियो इसलिए दिखाया था ताकि अब मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँ तो तुम लोग जल्दी ग्रास्प कर लो अभी, ठीक है ना, इसलिए दिखाया था वीडियो। तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा जल्दी आसान हो जाता, मतलब इमेजिनेशन आप जल्दी पकड़ लेते हो, इसलिए बताया था वो। अच्छा, इसके जो यूजेस हैं डॉपलर इफेक्ट के, वो बुक में है, टेक्स्ट बुक में, उनको पढ़ लेना। देखो, सन अपने एक्सिस पे रोटेट होता है। ये किस बात से पता चला? डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट से पता चला कि सन भी अपने एक्सिस पे रोटेट होता है। जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट होती ना, वैसे सन भी अपने एक्सिस पे रोटेट होता है। और ये किससे पता चला? बाय एनालाइजिंग द डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, ठीक है। और डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट से हम कोई स्टार हमारे पास में आ रहा है कि हमसे दूर जा रहा है, इस बात का भी हम पता लगाते हैं कि भाई कितनी स्पीड से हमारे पास में आ रहा है, कितनी स्पीड से हमसे
दूर जा रहा है। समझ गए? अरे समझ गए? Yes, sir. एंड देन पोलराइजेशन। देखो दो टाइप की वेव हमने पढ़ा, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक ट्रांसवर्स वेव। दो टाइप की वेव हमने पढ़ा। दिस इज पेज नंबर 5। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन सिर्फ और सिर्फ किस पे होता है? ट्रांसवर्स वेव में होता है। सो दिस phenomena is exhibited by only ट्रांसवर्स वेव। पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में नहीं होता। और लाइट वेव पोलराइजेशन शो करती हैं, तो इससे ये प्रैक्टिकली जस्टिफाई होता है कि लाइट कैसी होती है? ट्रांसवर्स होती है नेचर में, ठीक है। ओनली ट्रांसवर्स वेव एंड सिंस लाइट shows polarization, therefore it is concluded that light is transverse in nature, लाइट का जो नेचर है वो कैसा है? ट्रांसवर्स वेव का। ये एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन है कि लाइट वेव कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है कि ट्रांसवर्स होती है। तो पोलराइजेशन जो फिनोमेना होती है वो सिर्फ लाइट वेव शो करती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात कर लूं कि भाई ये नेचुरल लाइट है, नेचुरल लाइट को आप कैसे लिखोगे? तो सपोज ये एक प्लेन मैंने लिया और यहां से मान लो ये लाइट इस तरह से जा रही है, ये ऐसी। तो यहाँ पे आप इस प्लेन में अगर आपको लाइट को सभी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो ये इस तरह से आएंगे जो सभी डायरेक्शन में ऑसिलेट होते हैं। सो दिस इज नेचुरल लाइट। हाँ, ये कौन सी लाइट है यहाँ पे? दिस इज नेचुरल लाइट। और ये इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं, दीज आर इलेक्ट्रिक वेक्टर्स। ये इलेक्ट्रिक वेक्टर्स, हम मैग्नेटिक वेक्टर्स की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आंखों की जो रॉड्स एंड कोन्स होती है ना, उनके लिए, उनकी सेंसिटिविटी के लिए कौन से कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इलेक्ट्रिक वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैग्नेटिक वेक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक वेक्टर को मेंशन किया है, ठीक है। तो और दूसरा फोटोग्राफिक इफेक्ट को भी कौन से वेक्टर इफेक्ट करते? लाइट के इलेक्ट्रिक वेक्टर इफेक्ट करते, मैग्नेटिक वेक्टर उनको इफेक्ट नहीं करते। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा था, तुम्हें ध्यान होगा, हमने लाइट के लिए जो डायग्राम बनाया था, ये मान लो इलेक्ट्रिक वेक्टर है और ये मैग्नेटिक वेक्टर है, और दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ये मान लो आपके इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हो गए, है ना, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हो गए। और दूसरे वाले जो डायरेक्शन है, एक को मैं ब्लू कलर से डिमॉन्स्ट्रेट कर दूं, ये कौन से वेक्टर हो गए? इसके मैग्नेटिक फील्ड वाले वेक्टर हो गए। दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। ये वाले डायरेक्शन पे आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ये वाले जो डायरेक्शन पे ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गए, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो जो नेचुरल लाइट होती है उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर, जैसे मान लो लाइट ऐसी आ रही है, तुम्हारी तरफ आ रही है, तो उसमें ये नेचुरल लाइट में ये इलेक्ट्रिक वेक्टर सभी डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहते हैं, ठीक है। ये सभी डायरेक्शन में ऐसे ओरिएंटेड रहते हैं, ऐसे। ये समझ गए अभी कि नहीं? और ये सभी डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं और ऐसे चलते हैं, ये रैंडमली घूमते रहते हैं ऐसे पूरे सभी डायरेक्शन, क्योंकि लाइट ऐसा नहीं कि एक पल्स आती है, तो कंटिन्यूअसली आ रही है ना, तो कंटिन्यूअसली आ रही, तो इनके जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं है। मान लो अभी इलेक्ट्रिक वेक्टर इधर है, तो अगले मोमेंट पे कोई आपको ऐसा दिखेगा, कोई ऐसा दिखेगा,
लेकिन ये पूरी प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती है। मतलब अगर आप इसको इमेजिन करोगे तो ये ऐसा घूमते हुए आगे बढ़ता है। अभी समझ गए ये कि नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। तो जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं ये अनपोलराइज लाइट या नेचुरल लाइट में कैसे होते हैं? नेचुरल लाइट या फिर अनपोलराइज लाइट में ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इनमें सिमेट्री नहीं होती। सिमेट्री ये नहीं होते, ये सिमेट्रिकल नहीं होते, सभी डायरेक्शन में क्या होते हैं, ये ऑसिलेट करते हैं। सो दीज आर इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑसिलेट इन ऑल डायरेक्शन। अब व्हाइट बोर्ड में आप इस तरह से शो नहीं कर सकते हो ना, व्हाइट बोर्ड में यहाँ पे कंटिन्यूअसली ऐसे। तो व्हाइट बोर्ड में जब आप नेचुरल लाइट को बनाओगे तो नेचुरल लाइट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है व्हाइट बोर्ड में, इस तरह के एरो बनाते हैं अपन, ये ऐसे एरो बना देते हैं नेचुरल लाइट के, ठीक है, ये इस तरह के एरो बना देते हैं, ये ऐसे, और यहाँ पे डॉट भी लगा देते हैं। मतलब ये कॉपी में या व्हाइट बोर्ड में नेचुरल लाइट को ऐसे शो करते हैं, क्योंकि ये वाले वेक्टर को तो ठीक है आपने ऐसे दिखा दिए, ये वाले वेक्टर यहाँ दिखा नहीं पाओगे और ऐसे वाले वेक्टर भी नहीं दिखा पाओगे। समझ गए? सो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ये लाइट मान लो ये वाले डायरेक्शन पे जा रही है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर नेचुरल लाइट, ये नेचुरल लाइट का रिप्रेजेंटेशन। अब मान लो ये जो नेचुरल लाइट आ रही है, यहाँ पे आप कोई टूरमलीन क्रिस्टल या पोलराइजर आप रख दो। पोलराइजर मतलब एक नेचुरल मटेरियल भी होते हैं और आर्टिफिशियल मटेरियल भी होते हैं, जिससे जब लाइट पास होती है तो वो क्या करते हैं ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को तो पास होने देते हैं, बाकी को क्या कर देते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं उनको आगे पास होने देते हैं और बाकी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये पोलराइजर का काम है। तो पोलराइजर क्या करता है, यहाँ पे लिख दो व्हाट पोलराइजर डू। पोलराइजर ये नेचुरली टूरमलीन क्रिस्टल होते हैं और आर्टिफिशियल भी आप बना सकते हो। धूप के चश्मे देखे ना, धूप के चश्मे, हेलो, धूप के चश्मे भाई। यस सर। धूप के चश्मे देखना, जब अपन सनलाइट में जाते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी जब हमारी आंखों में आती है तो उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। गाड़ियों की जो विंड शील्ड होती है वो भी पोलराइजर वाले ग्लास की होती है, जिससे जब बाहर से लाइट पड़ती है ना तो हमारी आंखों में उतनी चमक नहीं आती, उतनी ग्लेयर नहीं आती, वो भी पोलराइजर होते हैं उसमें, विंड शील्ड में जो लगे होते हैं। ठीक है, धूप के जो चश्मे होते हैं। फिर 3D मूवी में जो गॉगल्स यूज करते हो, जो चश्मे यूज करते हो, वो भी कैसे होते हैं, पोलराइजर वाले चश्मे होते हैं, पोलराइड लगे होते हैं उसमें। ठीक है, ये नॉर्मल वाले चश्मे नहीं होते जो सीधे सीधे मिलते हैं, धूप के चश्मे अलग आते हैं जिसमें पोलराइजर लगा होता है। जब आप उनको पहन के धूप में जाओगे तो आपकी आंखों पे उतनी ग्लेयर नहीं आती। और एक और बताता हूँ तुमको, जो वेल्डिंग करने वाले होते हैं ना वो चश्मा लगाते हैं या फिर वो एक कोई शील्ड रखते हैं सामने, है ना, देखा है? अरे जो वेल्डिंग करते हैं हाँ सर, देखा है। देखा है ना, तो वो उसकी जो स्पेशल शील्ड होती है ना वो भी पोलराइजर वाले ग्लास की होती है, जिससे लाइट की जो इंटेंसिटी हमारी आंखों में कैसी हो, कम आती है। उसका रीजन ये है कि भाई ये बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उनको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन वालों को पास करने देता है, तो लाइट की इंटेंसिटी कैसी होती है, उससे रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये इनका काम होता है। तो पोलराइजर क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैं उनका जो क्रिस्टलीन एक्सिस होता है उसको छोड़ के बाकी के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो पोलराइजर विल एब्जॉर्ब ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर except in their पास एक्सिस। उनका जो पास एक्सिस होता है उस डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को छोड़ के बाकी के जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होते हैं उनको क्या करता है, पोलराइजर एब्जॉर्ब कर लेता है। बात समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो अब ये तो नेचुरल लाइट है, तो अब पोलराइज लाइट को कैसे आप ड्रॉ करोगे? तो पोलराइज लाइट को कॉपी में कैसे बनाते हैं, मैं दो डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे।
या तो ऐसे वाले वेक्टर बचेंगे, ये भी पोलराइज लाइट है, या फिर सिर्फ डॉट डॉट बना दो। तो ये जो सिंबल होता है, ये जो नोटेशन होता है, दिस इज द पोलराइज लाइट है, ये पोलराइज लाइट। हाँ, ये भी पोलराइज लाइट है और ये भी पोलराइज लाइट है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैं, ये पेपर के प्लेन या व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर सिर्फ ये वाले डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहे हैं, बाकी डायरेक्शन सब एब्जॉर्ब हो गए। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये कॉपी के प्लेन पे या व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ऑसिलेट वाले बच रहे हैं, बाकी सब एब्जॉर्ब हो गए। तो नेचुरल लाइट का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं कॉपी में, और पोलराइज लाइट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से करते हैं। और एक और पार्ट होता है, दैट इज पार्शियल पोलराइज लाइट। पार्शियल पोलराइज लाइट को आप ऐसे बना दो, फिर ऐसे बना दो, फिर ऐसे बना दो। सो दिस इज पार्शियल पोलराइज लाइट। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये कौन सा होता है? पार्शियल पोलराइज लाइट का होता है। पार्शियली भी होगी पोलराइज, ये कंप्लीटली पोलराइज है। और अपने सिलेबस में सिर्फ हम लीनियरली पोलराइज लाइट की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे होते, एक इलिप्टिकल पोलराइज होगा, सर्कुलरली पोलराइज होती है। तो हम सिर्फ कौन से वाले पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं? लीनियर पोलराइजेशन। मतलब अगर लाइट आ रही तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर हमारे तक पहुंचे, बाकी डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक वेक्टर कैसे हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए। समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए ये नहीं? यस सर। तो अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। अब पेज नंबर 6 पे आते हैं अपन अभी ना। नाउ दिस इज पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे देखो अभी। मान लो ये सिचुएशन में कुछ ऐसी ले रहा हूं यहाँ पे। मान लो ये इस का पास एक्सिस है, और यहाँ पे जो लाइट है, ये नेचुरल लाइट इस तरह से जा रही है यहाँ पे, ये वाले डायरेक्शन पे। एंड दिस इज P1। ये हो गया आपका पोलराइजर, ठीक है। और ये इसका पास एक्सिस है, दिस इज दियर पास एक्सिस। ये कौन सी लाइट हो गई यहाँ पर? नेचुरल लाइट हो गई। और नेचुरल लाइट की अभी इंटेंसिटी कितनी है? I0 है यहाँ पे। ये नेचुरल लाइट है बेटा। यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कितनी है? I0। तो जब एक बार ये पोलराइजर से पास होगी, दिस इज द इंटेंसिटी। जब एक बार पोलराइजर से पास होगी तो बाकी सभी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और सिर्फ कौन से वाले इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बचेंगे इस पे? ये वाले डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बचेंगे। तो जब लाइट यहां पर आएगी तो अब इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? रिड्यूस होके आधी हो जाएगी। तो एक बार जब ये इस पोलराइजर से पास होगी तो यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कितनी हो जाती है? रिड्यूस होके आधी हो जाती है। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? अरे भाई समझ गए? एक बार जब लाइट यहां से पास होके आएगी तो इंटेंसिटी कितनी होगी? रिड्यूस होके हाफ हो जाएगी, ठीक है। इंटेंसिटी इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये वाले तो पूरे कंप्लीट बच रहे हैं, कुछ ये वाले रहेंगे तो उसके कंपोनेंट यहाँ पे आएंगे। तो मैं यहाँ पे विदाउट प्रूफ लिख रहा हूँ कि जब लाइट एक बार पोलराइजर से पास होके यहाँ से बाहर निकलेगी तो इंटेंसिटी कितनी आएगी? I0। अभी देखो इसका पास एक्सिस ये है, तो यही वाले इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ से आएंगे। अगर इसको तुम घुमाओगे तो मान लो इसको तुमने ऐसा घुमाए तो ये वाले डायरेक्शन के फील्ड वेक्टर निकलेंगे, और ऐसा घुमाओगे तो ये वाले डायरेक्शन के निकलेंगे। लेकिन इंटेंसिटी पे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
यहाँ पर जो पास होने के बाद जो इंटेंसिटी आएगी, एक बार पास होने के बाद इंटेंसिटी कितनी रहेगी, आधी रहेगी। इसको घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लो मैं एक यहाँ पर एनालाइजर लगा दूं, ठीक है, एक एनालाइजर मैंने यहाँ पे लगा दिया और इसका जो पास एक्सिस है वो इस तरह का लिया मैंने यहाँ पे। ये इसका पास एक्सिस है। सो दिस इज आल्सो पोलराइजर, बट मैं इसको P2 लिख दूं। अब इसको हमने नाम ले दिया यहाँ पे एनालाइजर। एनालाइजर मतलब समझ गए? हेलो, एनालाइजर। दोनों के मटेरियल सेम है लेकिन इसका पास एक्सिस ऐसा है। तो जब यहां से लाइट बाहर आएगी तो इसके पास एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में फील्ड बचेगी या इलेक्ट्रिक वेक्टर बचेंगे। तो यहां पर जब ये लाइट आएगी I2, so it is given by I1 into cos square theta। और इसको अगर रोटेट करते जाओगे, इसका ये एक्सिस और ये एक्सिस अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो फिर यहाँ पे लाइट कुछ भी नहीं आएगी। तो यहां पर की लाइट की इक्वेशन मैंने इस तरह से लिखा है, एंड दिस इज नोन एज मेलस लॉ। इसको बोला जाता मेलस लॉ। और ये जो एंगल थीटा है, ये इसका एक्सिस, मान लो इसके एक्सिस को मैंने नाम दे दिया यहाँ पे P1 एंड P1 डैश, और इसका एक्सिस हो गया P2 एंड P2 डैश। सो व्हाट इज थीटा हियर? थीटा इज एंगल बिटवीन P1 डैश एंड P2 डैश। इनके दोनों के पास एक्सिस के बीच का एंगल यहाँ पे थीटा है। तो यहाँ पर जो लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी आप इस फार्मूले से दोगे, और ये जो फार्मूला है इसको क्या बोला जाता है? यहाँ पे मेलस लॉ बोला जाता है। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? यस सर। ठीक है, अब इसको रोटेट करते जाओ। अगर तुम इसको रोटेट करते जाओगे तो जब इन दोनों के एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा तो लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी? यहाँ पे 0। कुछ और एंगल आएगा तो बनेगी। और अगर दोनों के एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब एंगल 0 डिग्री है, तो यहाँ पे I2 की वैल्यू भी किसके बराबर रहेगी? I1 के बराबर रहेगी। समझ गए अभी कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? समझ गया बेटा? यस सर। यहाँ तक का डिस्कशन समझे या नहीं भाई? जल्दी बताओ। सर, हाँ बोलो। सर लाइट में थर्मल एनर्जी होती है? हाँ होती ना लाइट में थर्मल एनर्जी। जो इंफ्रारेड होती है वो थर्मल एनर्जी को तो शो करती है ना बेटा। तो सर जब ये पोलराइजर से लाइट पास होगी तो उसमें लाइट एब्जॉर्ब होगी तो वो हीट अप होगा? हाँ थोड़ा बहुत हीटअप होता, बहुत ज्यादा नहीं। डिपेंड करेगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं वहां सर विजिबल लाइट है तो मतलब जैसे वो वेल्डर्स जो पे। रहते हैं। विजिबल देख, विजिबल लाइट में ना हीटिंग इफेक्ट नहीं होता है, पहली बात तो ध्यान रखो। ठीक है, विजिबल लाइट में हीटिंग इफेक्ट नहीं होता है। इंफ्रारेड में ही होता है सिर्फ हीटिंग इफेक्ट, बाकी किसी में भी नहीं होता हीटिंग इफेक्ट। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम वो इंफ्रारेड वाला भी है, वो पूरा पूरा है ना उसमें स्पेक्ट्रम में। तो इंफ्रारेड भी आएंगे, विजिबल भी आएंगे, अल्ट्रावायलेट भी आएंगे, सब आएंगे। तो सब में पोलराइजेशन होगा, इवन अपनी रेडियो वेव में भी पोलराइजेशन होगा। ठीक है। हेलो सिल्वी, यस सर। पोलराइजेशन सभी में होगा बेटा। ठीक है। ये मैं एक बार और दिखा रहा हूँ अभी तुमको। फिर से देखना, अभी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उसी चीज को। ये देखो अभी।
यहाँ पे देखो इसको रोटेट किए ना तो उससे जो लाइट पास होगी यहाँ पे वो थोड़ी सी कम आएगी, बट यहाँ बिल्कुल ब्लॉक कर दिया उसने। ये 90 डिग्री पे बिल्कुल ब्लॉक होगा, बाकी में ब्लॉक नहीं होगा। ए डैश से जब लाइट पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, जो टॉर्च से निकल रही ना उसकी आधी हो जाएगी फिर। ठीक है, समझ गए भाई? हेलो, देखो अभी समझ गए कि नहीं? यस सर। क्लियर हो गया पूरा? कोई डाउट अभी इसमें? पोलराइजेशन में मेलस लॉ समझ गए? मेलस लॉ समझ गए? यस सर। तो जो एक को मैंने पोलराइजर बोला और एक को एनालाइजर बोला, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही मटेरियल के बनते हैं, लेकिन एक को एनालाइजर बोल रहे हैं, मतलब कि देखो इसको अगर तुम रोटेट करोगे तो यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पर की जो लाइट है वो कैसी है? नेचुरल लाइट है, अनपोलराइज लाइट है। लेकिन इसको रोटेट अगर कर रहे हो तो ये इंटेंसिटी में फर्क आएगा। इसका मतलब यहां से जो लाइट पास होके जा रही है ये कैसी है? पोलराइज लाइट है। तो ये दोनों एक ही मटेरियल के होते, लेकिन मैंने एक को पोलराइजर बोल दिया और एक को क्या बोल दिया यहाँ पे? एनालाइजर बोल दिया। बात समझ गए क्या नहीं? सो दिस इज द पोलराइज लाइट। ये कैसी यहाँ पे? दिस इज पोलराइज्ड लाइट है। और यहाँ पर इंटेंसिटी I1 इक्वल्स टू I0 बाई 2, नेचुरल लाइट की इंटेंसिटी की आधी हो जाएगी। और यहाँ पर जब इंटेंसिटी आएगी लाइट की, इट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, और इसको बोला जाता है मेलस लॉ। ठीक है, समझ गए आप? मेलस लॉ समझ गए? हेलो, अरे भाई मेलस लॉ समझ गए या नहीं? यस सर। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ब्रूस्टर्स लॉ, जल्दी से। हो गया? हाँ बोलो। सर वो इंटेंसिटी हमेशा हाफ ही होती है ना? हाँ, हमेशा हाफ होती बेटा। उसका रीजन देख, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। अगर मान ले यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है और ये एंगल है, तो यहाँ से जब ये लाइट ऐसी आएगी तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा E cos थीटा। एक्चुअल में इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू E cos थीटा का होल स्क्वायर, या I इज प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब एक ही वेक्टर नहीं होता, तो ये आप D के टर्म पे लिखोगे और टोटल इंटेंसिटी के लिए इसको इंटीग्रेट कर दोगे। तो जब इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये E स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, और इसकी जो वैल्यू होती cos स्क्वायर थीटा के इंटीग्रेशन की, ये कितना होता है? हाफ होता है। इसलिए यहां से जब लाइट बाहर निकल के आएगी तो यहाँ पे इंटेंसिटी हमेशा आधी हो जाएगी। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, वो मैं बताना चाह रहा था, इसकी जरूरत नहीं थी। अब जैसे कोई इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसा और ये पास एक्सिस है, तो यहाँ से ये वाला कंपोनेंट बाहर निकलेगा ना, तो हमने तो इसको सबको सम करके लिख दिए। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला वेक्टर या ये वाला वेक्टर या ये वाला वेक्टर, इन सभी का ये वाला कंपोनेंट बचेगा। इसका भी ये कंपोनेंट और इसका भी ये कंपोनेंट, और सबको इंटीग्रेट कर दोगे तो cos स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है एवरेज 2 पाई के लिए, वो कितना होता है? 1/2 होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो इंटेंसिटी बचती है वो किसके बराबर बचती है? I0/2 के बराबर बचती है। अभी समझ गए? हाँ सर। ठीक है, तो एक्चुअल में दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ I0 cos स्क्वायर थीटा लिमिट 0 से 2 पाई, सो दिस इज I0 into 1/2। ठीक है, इसलिए इंटेंसिटी यहाँ पे आधी होती है। और यहाँ पे आप इस फिर से, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अब I2 की जो इंटेंसिटी, यहाँ पर I1 है, ये I1 हो गया। और उसके बाद आपने, अब क्योंकि बाकी वेक्टर नहीं थे, सिर्फ ये वाले थे, और ये वाले होने के कारण सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा आपका? जो टर्म आएगा ये वाली इंटेंसिटी के साथ में, यहाँ पे सिर्फ ये वाले पार्ट बचेंगे, इसलिए I1 into cos स्क्वायर थीटा बचा। यहाँ पे इंटीग्रेट क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे सभी डायरेक्शन की लाइट थी। यहाँ पे इंटीग्रेट क्यों नहीं किए? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शन की लाइट बची थी। अभी समझ गए? हाँ सर। ठीक है, तो मेलस लॉ में हमने सिर्फ इतना लिखा, जबकि यहाँ पे ये टर्म होता है। ओके, क्लियर हो गया? अभी अब हम पढ़ रहे हैं ब्रूस्टर्स लॉ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, फिर आते हैं अपन ब्रूस्टर्स लॉ पे। हो गया क्या? ले लिया। ठीक है, एंड देन ब्रूस्टर्स लॉ है ना, छोटा सा टॉपिक है ब्रूस्टर्स लॉ। ये भी पोलराइजेशन से रिलेटेड है।
अब लाइट को पोलराइज करने के तरीके क्या क्या होते हैं? एक होता है स्कैटरिंग होता है, रिफ्लेक्शन से लाइट पोलराइज होती है, लाइट स्कैटरिंग से भी पोलराइज होती है, रिफ्लेक्शन से भी पोलराइज होती है, ठीक है। एक होता है टोटल ट्रांसमिशन, एक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक होता है टोटल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे देख रहे हैं अभी ब्रूस्टर्स लॉ, लाइट को पोलराइज करने के अलग अलग तरीके। तो मैं ब्रूस्टर्स लॉ बता रहा हूँ यहाँ पे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन, सबसे सिंपल तरीका। इट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कारण लाइट कैसे पोलराइज होती है। मान लो ये एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, दिस इज एनी ग्लास स्लैब एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। जरूरी नहीं है कि ग्लास स्लैब हो, पानी के सरफेस पे भी लाइट क्या हो सकती है, पोलराइज हो सकती है। यहाँ पे मान लो आपकी नेचुरल लाइट आ रही है, दिस इज द नेचुरल लाइट, ये नेचुरल लाइट है, ठीक है। और अगर ये पर्टिकुलर एंगल I इक्वल्स टू IP पे आए, इसको बोलेंगे पोलराइजिंग एंगल। तो ये जो नेचुरल लाइट है जब इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी बेटा, ये कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी, ठीक है। ये कैसी हो जाएगी, यहाँ पे दिस इज, ये वाला एंगल भी IP रहेगा, दिस इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। और जो ट्रांसमिटेड लाइट है उस टाइम पे ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगी, ट्रांसमिटेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड, ये पार्शियली पोलराइज्ड रहेगी, ठीक है। ये पार्शियली पोलराइज्ड है और ये कंप्लीटली पोलराइज हो गई। लेकिन ये तभी होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, ये एंगल हो गया R, किसके बराबर, पोलराइजिंग एंगल के बराबर। तो जब लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो ये कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है और ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है ये पार्शियली पोलराइज होती है। और ये दोनों लाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, so IP plus R is equals to 90 degree, and what is IP, this is polarizing angle, ये पोलराइजिंग एंगल है, ठीक है। और हम अगर यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दें तो नाउ इट इज साइन IP डिवाइडेड बाय साइन R इज इक्वल्स टू म्यू, लेकिन R की वैल्यू क्या है, 90 माइनस IP, तो साइन IP इक्वल्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 माइनस IP, साइन 90 माइनस IP इट इज कॉस IP, है ना। एंड साइन IP कॉस IP कितना हो गया, tan IP। तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू इज इक्वल्स टू tan IP के बराबर होता है, दिस इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स लॉ। यही है ब्रूस्टर्स लॉ, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए, समझ गए या नहीं ब्रूस्टर्स लॉ? यस सर। ये ब्रूस्टर्स लॉ है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मटेरियल का, दिस इज इक्वल्स टू tan IP, ये है ब्रूस्टर्स लॉ। अब आप लोग एनसीईआरटी में ना एक टोटल ट्रांसमिशन की कंडीशन दी, उसको पढ़ना, थ्योरी है थोड़ी सी, उसको रीड करना, टोटल ट्रांसमिशन कैसे होता है, ठीक है। टोटल ट्रांसमिशन कैसे होता है, या फिर यहाँ पे सोच के बताओ टोटल ट्रांसमिशन कैसे होगा। हो सकता है कि नहीं टोटल ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन हो ही ना, पूरी की पूरी लाइट क्या हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए, तो वो हो सकता है पोलराइज लाइट में। किस पे हो सकता है ये, पोलराइज लाइट में टोटल ट्रांसमिशन हो सकता है, रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, समझ गए? अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, तो उसको एक बार पढ़ना थ्योरी, कल बताऊंगा मैं उसका। कल ब्रेक लेना क्या तुम लोगों को प्रिपरेशन के लिए? हेलो, अरे टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए ब्रेक लेना क्या?